प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भारत के भूगोल में, और जैसा कि भारत के भूगोल का में एक भौतिक विभाजन पाठ आता है, और भौतिक विभाजन में भारत की मुख्य स्थलाकृति को मुख्यतः और 5 भागों में बांटा जाता है। इसमें कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, मध्य का विशाल मैदान, इसके बाद चौथा तटीय क्षेत्र और 5वां द्वीपीय क्षेत्र। इस प्रकार मुख्यतः 5 भागों में भारत का भौतिक विभाजन कर सकते हैं। आज हम जो आपके समक्ष टॉपिक लेकर आए हैं वो है, जैसा कि आपको सामने बोर्ड पर प्रदर्शित भी मैंने करने का प्रयास किया है, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार भारत देश के दक्षिण में एक बहुत ही प्राचीनतम स्थल भाग है, जिसमें हम देखते हैं अरावली, मालवा पठार, विंध्याचल, सतपुड़ा। इधर दक्षिण में जाएं तो दक्कन पठार है, कर्नाटक, जावेदी, सेवरा, नीलगिरी, अनायमुड़ी आदि पहाड़ियाँ। तो इनमें से जो अरावली है, अरावली का जो कालक्रम है वो लगभग प्रीकैम्ब्रियन युगीन ठहरता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रायद्वीपीय पठार की कुछ चोटियाँ, कुछ श्रेणियाँ इतनी प्राचीन हैं कि दुनिया में उनके मुकाबले कोई भी पर्वत श्रेणी नहीं है। अरावली का नाम दुनिया की उन प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में गिना जाता है, जिनमें हम कह सकते हैं अपलेशियन या लॉरेशियन पठार आदि। तो आज हम आपके सम्मुख जो आपको ये प्रदर्शित किया जा रहा है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, इसमें हम देखेंगे कि ये लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। जिसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले इसकी आकार को देखें तो लगभग इसका जो आकार है वो इस ढंग का आकार है प्रायद्वीपीय पठार का। इधर अरावली, इधर हम राजमहल पहाड़ियाँ, और इधर हम नीचे कन्याकुमारी या दूसरी अन्य श्रेणियाँ जिसमें इलायची की पहाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इसके बाद पालनी की पहाड़ियाँ, और उसके बाद आता है कर्दमम इलायची की पहाड़ियाँ, दक्षिण में कन्याकुमारी। इस प्रकार एक त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय पठार का आकार है, जिसका आधार उत्तर की तरफ है और इसका शीर्ष दक्षिण की तरफ है। इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं। अब हम आपके समक्ष जो ये मानचित्र है इसमें देखते हैं कि अरावली भारत की ही नहीं दुनिया की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में शुमार की जाती है। ये दिल्ली से लेकर के, और यहाँ पर दिल्ली से लेकर के और यहाँ गुजरात के पालनपुर तक ये पहुँचती है अरावली। और अरावली में जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अतिरिक्त अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान की एक जल विभाजक श्रेणी के रूप में भी जानी जाती है, और अरावली से बनास, इसके अतिरिक्त अन्य जो नदियां हैं, बनास और की सहायक नदियां और लूनी नदी आदि अरावली पर्वतमाला से निकलती है, इसलिए जल विभाजक के रूप में भी अरावली को जाना जाता है। अरावली राजस्थान में, और अरावली के पश्चिम का जो हिस्सा है वो थार के रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो अरावली एक पूर्व की ओर थार के रेगिस्तान के विस्तार को भी रोकने का प्राकृतिक अवरोध पैदा कर रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं आगे अरावली के बाद मालवा का पठार। ये बहुत ही प्राचीन पठार है, और यहाँ पर मुख्यतः चंबल, माही नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। इस प्रकार यहाँ से चंबल नदी निकल कर इधर चली जाती है, माही नदी निकल के इधर चली जाती है। तो चंबल, माही आगे बढ़ते हैं तो बेतवा आदि नदियाँ यहाँ मालवा के पठार से निकलती हैं, और ये खनिजों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इन नदियों के द्वारा इसको अपर्दन करके और बहुत ही गहरी गहरी खाइयों में तब्दील कर दिया गया है। तो ये क्षेत्र बड़े रेवाइंस क्षेत्र या विहड़ डांग इलाके के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ पर ग्वालियर, भिंड, मुरैना आदि क्षेत्र बड़े ही इस मालवा के पठार के क्षेत्र में जाने जाते हैं। बुंदेलखंड, इसके बाद कैमूर, बघेलखंड,
यहाँ पर केन, बेतवा और सोन आदि नदियाँ बहती हैं और ये क्षेत्र भी प्राचीन प्रकार का जो क्षेत्र है और यहाँ पर कई नदियों के द्वारा इसको काट छांट कर दिया गया है। यहाँ पर गहरे गॉर्ज भी मिलते हैं। बी आकार की घाटी और गॉर्ज में ये अंतर है कि बी आकार की घाटी इस ढंग से बनती है और इसका जो विस्तार होता जाता है तो ये गॉर्ज बन जाता है। बी आकार की घाटी का ही एक विस्तारित और गहरा रूप है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके बाद इसके पूर्व में बढ़ते जाएं तो यह छोटा नागपुर का पठार जो आपको ये प्रदर्शित किया जा रहा है मानचित्र पर। छोटा नागपुर पठार बहुत ही महत्वपूर्ण खनिजों की दृष्टि से है और यहाँ पर जो क्षेत्र है वो राज्यों की दृष्टि से देखें तो झारखंड और उत्तरी उड़ीसा के रूप में ये छोटा नागपुर पठार जाना जाता है। यहाँ पर मुख्यतः लौह अयस्क, कोयला आदि खनिज, तांबा, बॉक्साइट आदि खनिज यहाँ पर मुख्यतः मिलते हैं। नीचे गरजत हिल्स है जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है उसमें आती है। यहीं पर एक दूसरी पहाड़ियाँ हैं, राजमहल पहाड़ियाँ और पारसनाथ की पहाड़ियाँ। पारसनाथ पहाड़ियाँ, ये दो पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के पूर्व में इनका विस्तार है। इसके बाद हम इसके दक्षिण में देखें विंध्यन पहाड़ी और विंध्यन और सतपुड़ा, दो ऐसी पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कि बहुत अरावली के बाद लेकिन अन्य की तुलना में ये बहुत ही प्राचीनतम प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये हंस घाटी में यहाँ से एक नदी निकलती है और वो मेघालय रेंज में अमरकंटक जो जगह है जब यहाँ से महादेव रेंज के आसपास से, और ये नर्मदा नदी निकलती है यहाँ पश्चिम की तरफ। दक्षिण में सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में एक ताप्ती नदी निकलती है। इन दो बड़ी नदियाँ हैं जिनका जो प्रवाह है वो पश्चिम की तरफ है। सतपुड़ा रेंज का ही आगे चल कर के विस्तार महादेव पहाड़ी और मेघालय रेंज में है। यहाँ मेघालय रेंज में एक अमरकंटक पर्वतीय चोटी है और यहाँ से और नर्मदा और इधर की तरफ हम जाएं तो सोन नदी निकलती है। तो इस प्रकार ये रेडियल प्रकार का अब्बा क्षेत्र बनाता है। यहाँ पर धूपगढ़ और इस प्रकार की चोटियाँ भी मौजूद हैं महादेव रेंज में। छत्तीसगढ़ का पठार मुख्यतः दंडकारण्य छत्तीसगढ़ का जो पठार है मुख्यतः लौह अयस्क के कोयला आदि क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर दुर्ग जिला, बस्तर जिला जिसमें टल्ली राजा राखी खान ने और बेला डीला की कहानी बड़े ही प्रसिद्ध है। यहाँ दंडकारण्य के दक्षिण में देखें तो महेंद्रगिरी नामक एक पर्वत चोटी है जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, 1501 मीटर ऊंचाई वाली। इसके बाद जो मुख्य जो क्षेत्र है इस प्रायद्वीपीय पठार का है वो है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार का विस्तार सर्वाधिक है यहाँ पर और दक्कन का पठार मुख्यतः बेसाल्ट प्रकार का पठार है, बेसाल्ट की चट्टानों से बना है और ये ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से ये बना है। एक तो होता है ज्वालामुखी का और इस प्रकार का और केंद्रीय उद्भेदन जिसमें लावा निकलता है अंदर से और वो फैलता जाता है और इस प्रकार के पर्वत अथवा पठार गुंबद आकार, शंख आकार का आकार ले लेते हैं। लेकिन ये दक्कन का जो पठार है वो ज़मीन के अंदर से लावा का जो प्रभाव हुआ वो लावा ज़्यादा लिक्विड हुआ करता होता था, उस समय लिक्विड प्रकार का था और एक केंद्र से और उद्गार ना होने की बजाय और इस प्रकार एक दरार के माध्यम से और लावा का उद्गार हुआ और लावा धीरे धीरे फैलता गया और ये बेसाल्ट प्रकार का एक पठार बन गया। दुनिया में ऐसे और भी कई देशों में पठार हैं जो कि बेसाल्ट के द्वारा निर्मित प्रकार के पठार हैं। दक्कन पठार और दक्कन पठार के यहाँ से इधर हम देखें तो उत्तर में और गोदावरी नदी निकलती है और इसके दक्षिण में कृष्णा नदी निकलती है। इस प्रकार ये गोदावरी नदी है और एक कृष्णा नदी और गोदावरी नदी यहाँ पर आंध्र प्रदेश में मुहाना बनाती हैं, यानी समुद्र में गिरती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो आप दिखाई दे रही है आपको कि इधर पश्चिम की तरफ एक सीधी और एक घाटनुमा श्रेणी बनी हुई है, इसको बोलते हैं हम पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। तो ये यहाँ से ताप्ती नदी के और मुहाने से लेकर के और कन्याकुमारी तक विस्तृत है ये पश्चिमी घाट यहाँ पर।
और इसमें यही बहुत ही बड़ा ऐसा एरिया है जो दुर्गम प्रकार का है, लेकिन एक जल विभाजक का भी रूप में हमें हमारे देश में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर की तरफ से जो मानसून आता है वो अपने साथ जब आर्द्रता लिए इधर की तरफ बढ़ता है तो पश्चिमी घाट से टकराता है, और पश्चिम घाट के पश्चिम की तरफ बहुत तेज़ वर्षा होती है, जो लगभग 200 प्लस या 250 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, और इस एरिया में सदाबहार प्रकार की वनस्पति मिलती है। लेकिन जब ये मानसून पश्चिमी घाट को पार करते हुए और पश्चिमी घाट के पूर्व की तरफ उतरता है तो ये अपनी आर्द्रता को खत्म कर चुका होता है, और इसके बाद इधर ये जो एरिया होता है वो पृष्ठीय छाया प्रदेश के रूप में जाना जाता है। यानी कि एक ही अक्षांश पर इधर की तरफ 200-250 सेंटीमीटर वर्षा है तो दूसरी तरफ 50 और 75 सेंटीमीटर वर्षा है, तो ये एक जलविभाजक के रूप में जाना जाता है। और इस पश्चिमी घाट से अथवा सह्याद्री से हम ये देखें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और इसके बाद इधर तुंगा, भद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा आदि नदियों का और उद्गम स्रोत है पश्चिमी घाट। इसके बाद हम कर्नाटक पठार देख सकते हैं, जो कर्नाटक के राज्य के आसपास इसका विस्तार है। इसके उत्तरी क्षेत्र को मालनाड और दक्षिणी क्षेत्र को मैदान के नाम से जाना जाता है। एक प्रकार का तरंगित पठार है, और यहाँ से कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। तो इस प्रकार हम देखते हैं, और जब ये पश्चिमी घाट का विस्तार आगे बढ़ता और यहाँ नीलगिरी तक आ जाता है, और इधर पूर्वी घाट का विस्तार है नीलगिरी, तो नीलगिरी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों का मिलन होता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर ये है कि पूर्वी घाट एक सतत प्रकार से विस्तार लिए हुए है, जबकि पश्चिमी घाट, क्योंकि पूर्वी जो घाट है वो कई जगह पर नदियों के द्वारा और उसको काट दिया गया है, और उस अगाध अवसाद बिछा करके इस एरिया में यानी पश्चिमी पूर्वी तट में और मैदान बना दिए गए हैं। हम देखते हैं कि पूर्वी घाट में जैसे यहाँ जावेदी और सेवराय की पहाड़ियाँ, यहाँ पर नल्लामाला, पालकोंडा, बेलकोंडा आदि की पहाड़ियाँ, इस प्रकार बहुत सारी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के रूप में, और जो कि जीर्ण शीर्ण कर दी गई हैं, अपशिष्ट कर दी गई हैं नदियों के द्वारा काट छाँट करके, लेकिन आज भी वो कटी छटी हमारे सामने या हमारे देश में विभिन्न जगहों पर विद्यमान है। यहाँ नीलगिरी में जब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन हो जाता है, इसके बाद कुछ अन्य 2-3 चोटियाँ और दक्षिण की तरफ हैं, जिनमें कि पालनी की पहाड़ी और कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ। यहाँ पर एक दक्षिण की तरफ सर्वाधिक ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी की पहाड़ी, तो इसके पास में ही एक दौदा बेटा नाम की पहाड़ी पर्वत चोटी है, जो सेकंड और हाईएस्ट पीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब देखने के पश्चात हम ये देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये और मेघालय के पठार के रूप में जाना जाता है, और ये प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार हुआ करता था। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार यहाँ तक हुआ करता था, लेकिन इधर से आने वाली और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा यहाँ से, और इधर से आने वाली गंगा नदी के द्वारा इधर इस प्रकार से, और इस पठार को तोड़ दिया गया, अथवा कुछ विवर्तनिक हलचलों के माध्यम से, ये भ्रंश क्रिया के माध्यम से ये धस गया। तो ये इन अपर्दन और भ्रंशात्मक क्रियाओं के माध्यम से, और यहाँ पर एक गैप उत्पन्न हो गया, भ्रंश उत्पन्न हो गया दर्रानुमा, तो ये माना जाता है कि राजमहल गारो गैप। अब गारो क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मेघालय पठार जो है उसमें 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिनमें पहली है गारो और दूसरी है खासी और तीसरी है जयंती। इस प्रकार 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। आपने नाम सुना होगा मासिनराम, चेरापूंजी, जो दुनिया का, भारत का ही नहीं, दुनिया का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त वाला जो क्षेत्र है वो खासी पहाड़ी पर ही है। तो इस प्रकार इधर से राजमहल पहाड़ी और इधर से गारो पहाड़ी, दोनों एक सीमाई क्षेत्र हैं, इसलिए इसको बोला जाता है राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप या भ्रंश। तो इस प्रकार ये गैप बन गया, जहाँ से आज भी, और ये दोनों नदियाँ और नदियों के सहायक बहुत सारी नदियों का पानी और सुंदरबन डेल्टा के माध्यम से और समुद्र में गिरता है। तो इस प्रकार आज हमने प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन किया, जो बहुत ही प्राचीन है,
और भारत के भौतिक विभाजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और शेष अगले अध्याय में हम किसी अन्य भौतिक विभाजन के साथ आपके